एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल करीब 280 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईआईज ने भी करीब 230 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स पे 910 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस पे करीब 5000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3600 करोड़ की बिकवाली, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 750 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो कमजोर दिन था कल, निफ्टी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन था, सपाट कल के ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। लेकिन आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं एफआईआई की पोजीशनिंग कैसी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का पिछले सेशन में थोड़ी सी बिकवाली होती हुई नजर आई थी। मोर इम्पोर्टेंटली अगर इसका चार्ट देखें, इसका वो स्पेशल चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पे, निफ्टी पिछले 8 सेशन से 100 डीएमए के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। कितना भी डाइवर्जेंस हो, वापस खींच के इसके पास ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें तो कुछ लेवल्स बता देता हूँ। रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 24,800 का पहला रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सेशन में जो हाइज बने वो इसके पास ही बने। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आता है, जहाँ पे थोड़े शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं अगर हमने आज गैप अप देके स्ट्रांगली ऊपर ओपन नहीं दिया तो। दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे सीधे 25,000 का दिखता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइट हो रहे, साथ ही साथ ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पे भी अच्छा प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ देखें तो नीचे 24,500 पे मल्टीपल टाइम्स कुछ लोज बने थे पिछले हफ्ते में। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखा जा सकता है। अगर इसे भी हम तोड़ देते हैं तो फिर नीचे सीधे 24,350 पर दूसरा सपोर्ट दिखता है, जो कि दिसंबर में पिछले हफ्ते देखे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था। इसलिए वही अब एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर हम इतने नीचे जाए तो। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सेम एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है जैसे निफ्टी में बना था। इसका अगर चार्ट देखें तो पिछले 8 सेशन में आप देखेंगे तो ये भी एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो 53,900 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम पहला रेजिस्टेंस इसे मान के चलेंगे, जो कि दिसंबर हाइज भी है। अगर वहाँ से हम तोड़ते हैं तो सीधे 54,500 पे दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिखता है, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 53,100 का हमें पहला सपोर्ट दिखता है और उसके नीचे जाएगा तो 52,500 का दूसरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर मिलाकर कंटिन्यूसली यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेता गया था। तो अगर कोई बड़ी बिकवाली होती है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्योंकि आज फेड की रेट का ये जो मीटिंग है वो शुरुआत हुई है और कल डिसीजन आएगा, तो आज और कल में यहाँ पे एक सीमित दायरे में कंसोलिडेशन बनता हुआ ही नजर आ सकता है। कल डिसीजन आ जाएगा तो परसों के बाजार में हमें एक बड़ा मूव दिख सकता है। तब तक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन साइडवेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके स्क्रीन पर। अंश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए बाजार की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज ही है एंड हम फेड पॉलिसी के वीक में है। तो जैसे अंश ने हाईलाइट किया है, नेक्स्ट 1-2 सेशन कंसोलिडेशन में ही रहेंगे एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 24,800 एक हर्डल बन के आ रहा है। तो जब वो क्रॉस करेगा तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, बट टिल देन बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 24,500 और 24,600 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय करना चाहिए। कल हमने देखा था कि रियलिटी इंडेक्स में काफी अच्छा ट्रेक्शन था, 3% अप था और रियलिटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था। तो ऐसे ही थीमेटिक मूव्स को कंसिडर कीजिए साइडवेज मार्केट में, जहां पे आपको आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और रणनीति। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे राजेश? देखिए, जैसे मैंने हाईलाइट किया, रियलिटी स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन था। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में एक सॉसर फॉर्मेशन देखने को मिला था कल के सेशन में एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियलिटी स्पेस आगे भी जाके आउट परफॉर्म करेगा। तो मेरा जो काउंटर है रियलिटी स्पेस में से डीएलएफ में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन कल के सत्र में देखने को मिला था। सॉसर फॉर्मेशन बना था
200 डीएमए के सपोर्ट लेने के बाद। एंड फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं कि डीएलएफ में काफ़ी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन है। एक्सपेक्ट करें डीएलएफ में एक जो है रैली कंटिन्यू होगी। डीएलएफ बाय करके चलना चाहिए। यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव 928 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 875 का डीएलएफ का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा जो मेरा काउंटर है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। देखिए लास्ट कुछ सेशन से रेंज बाउंड था, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कल रेंज ब्रेक किया है और जो अपसाइड है वो कंटिन्यू कर रहा है। वॉल्यूम्स और फ्रेश लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को भी बाय किया जा सकता है 1900 के टारगेट के लिए। और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1779 का। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय 1779 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर जो कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में था, वहां से डीएलएफ पर खरीदारी की राय 928 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे। फेडरल रिजर्व की बैठक आज से शुरू होगी, 2 दिनों में उसका आउटकम निकल कर आएगा और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सोने और चांदी पर दिखाई देगा। टेक्निकल ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखें और क्या रणनीति बनाएं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ईयर एंडिंग करीब है और इस तरह का ये जो न्यूज है फैक्ट का, ये काफी हद तक हमने प्राइजेस के अंदर डिस्काउंट होते देखा पिछले कुछ सत्रों में। और यहाँ पे काफी एक्सपेक्टेशंस लो लगाई जा रही है। रीजन इज दैट कि जो पीपीआई के डेटा आए थे वो काफी बुलिश टोन में आए थे, तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है कि फेड रेट्स यहाँ पे बढ़े और आने वाले साल में भी कोई अग्रेसिव यहाँ पे एक्शन लिया जाए। हालांकि टेक्निकल ट्रेडिंग की बात करें, बिकॉज काफी ज्यादा करेक्शन हमने इन दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में देखा है, तो फॉर दिस वीक मैं बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे करना चाहूंगा, क्योंकि रिस्क के लिहाज से यहाँ पे ट्रेड्स फेवरेबल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है गोल्ड को करंट मार्केट पे जो भी क्लोजिंग भाव आया है वहां से लेकर 76,775 तक आप बाइंग का मन रखें। इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं आप 74,425 का। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव यहाँ से एक बार 1001 पॉइंट की अपसाइड देख सकते हैं, तो 70,700 से 800 तक की रेंज में मुझे गोल्ड यहाँ पे दिख रहा है। वहीं कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। हालांकि बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पे स्पेसिफिक आप इकरार में 375 के ऊपर बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 91,000 का लगाए। ग्रेजुअली इसमें भी भाव अप टू 92,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपसाइड मुझे कैप लग रही है, बट टेंटेटिव आप इन प्राइस लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये नजरिया प्रेशियस मेटल मार्केट पर, सोने और चांदी पर आपने अपनी रणनीति बताई, लेकिन इसके अलावा क्रूड पर आपका क्या नजरिया होगा? ओपेक प्लस की बैठक हो चुकी, कई जो बड़े ट्रिगर्स थे उसके लिहाज से तो और कुछ नहीं बचा, लेकिन ट्रेडिंग की रणनीति क्या होगी क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर? देखिए, जो मेन कंसर्न है आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑल द फंडामेंटल्स, जो मेन रीजन है वो कहीं ना कहीं चाइना की डिमांड को लेकर है। चाइना में जिस तरह से फैक्ट्री एक्टिविटीज है और अदर जो इंपोर्ट्स रिलेटेड डेटाज हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि यस, क्रूड में ऊपर के भाव से प्रेशर बना रहेगा। हमने देखा है पिछले सत्रों में कि नाइमेक्स में 7150 के स्तरों से बार बार क्रूड में प्रेशर आता है और वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, which is also supported by the Middle East concern, but still prices because $71 के आसपास है, तो वहाँ पर सेल की रणनीति ही रखे आप। मुझे लगता है एमसीएक्स में 6035 से 6080 तक के रेंज में सेलिंग की जा सकती है। 6105 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जो 5920 से लेकर 5770 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये नजरिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर, और इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? बेस मेटल में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक लाइक अप्लायंस में लेकर उस सेक्टर से यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड निकल के आया है, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पे बाय की सकती है। कॉपर स्पेसिफिक ट्रेड लेना है तो 213-214 के आसपास आप प्राइस बाय करें। 813 से 814 के आसपास बाय करें। 811 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें।
ग्रेजुअली 823, 825 तक के लक्ष्य यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में आप 285.50 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 284.50 के स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली यहाँ पे भाव 288.50 तक देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में मिस रह गया था, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति दे सकते हैं। 269 का ऐसा रहेगा इसमें, और मुझे प्राइजेस यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 281, 288 तक के लक्ष्य यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर, और इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी आपने अपनी रणनीति बताई। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर के लिए श्री ईडी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के